1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और अधिनियमित करने का ब्रिटिश सरकार का पहला और ठोस कदम था। पहली बार भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को ब्रिटिश सरकार ने मान्यता दी और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे पहले भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया। आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं अमित साहू प्रगति कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 15 अगस्त की संध्या को आप 58वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफर पढ़ेंगे कि कैसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, सदर न्यायालय की स्थापना हुई, फिर हाईकोर्ट एक्ट के तहत भारत में हाईकोर्ट बनाया गया, फिर प्रेसिडेंसी कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो क्या है इसका इतिहास, आज इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस इतिहास को समझने से पहले कुछ विजुअल इफेक्ट पे हम फोकस करेंगे। ध्यान दीजिए, ये फोर्ट विलियम कॉलेज था जिसे अंग्रेजों ने स्थापित किया था। यहाँ पर सबसे पहले भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ, जिसके बाद में भारत का पहला हाई कोर्ट बनाया गया। उसके बाद 1937 में इसे ट्रांसफर कर ये तो यहीं स्थित था। 1937 में प्रेसिडेंसी कोर्ट की स्थापना की। इसी कोर्ट को 1950 में भारत का सुप्रीम कोर्ट बनाया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग पास हुआ और इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। और 1773 के इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1773 के बाद जब आप 1800 पहुंचेंगे तो 1800 में मद्रास में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और 1823 में अगर हम जाएंगे तो 1823 में बंबई में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी थी और तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जब एक एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी तो इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इस तरीके से नहीं थी। ये 2 हिस्सों में बटा था। एक सुप्रीम कोर्ट जो शहरी इलाके थे, जो शहरी क्षेत्र थे, उन शहरी क्षेत्रों पर न्याय निर्णय जो है ब्रिटिश विधि के तहत होता था। ब्रिटिश कानून के हिसाब से यहाँ पर न्याय प्रक्रिया स्थापित थी। और उसके अलावा एक सदर न्यायालय था। सदर न्यायालय इस तरीके से स्थापित था, ग्रामीण और आंतरिक क्षेत्रों में, ध्यान रखिएगा, जो ग्रामीण और जो आंतरिक क्षेत्र है, उस ग्रामीण और आंतरिक क्षेत्रों में न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदर न्यायालय स्थापित किया गया था। यह भी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक था दीवानी और एक था फौजदारी। जो दीवानी मामला था, उस दीवानी मामले पर न्याय निर्णय की जो प्रक्रिया हुआ करती थी वो पारंपरिक तौर पे थी, विवेक पे थी, परंपरा के आधार पे थी। और जो फौजदारी मामला हुआ करता था उस पर मुस्लिम विधि लगा करती थी। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं फौजदारी मामलों पर मुस्लिम विधि और दीवानी मामलों पर पारंपरिक विधि। इसके लिए कोई फिक्स नियम नहीं थे, जबकि इधर वाले हिस्से में सुप्रीम कोर्ट के लिए फिक्स नियम थे। अब चूंकि क्षेत्र एक, प्रेसिडेंसी एक, स्थान एक, लेकिन अलग अलग स्थानों पर कानून की प्रक्रिया अलग अलग, तो जाहिर सी बात है ऐसे में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होनी होगी। बीच में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जहां इन न्यायालयों ने सुप्रीम कोर्ट की श्रेष्ठता को नकार दिया। तब ऐसी अवस्था में इन दोनों के मर्ज होने की बात उठने लगी। और आगे आने वाले समय में 1833 का जब चार्टर एक्ट पास हुआ और उस चार्टर एक्ट के तहत भारत में एक केंद्रीय विधान परिषद की जब स्थापना की गई तो उस केंद्रीय विधान परिषद के अंतर्गत जो है सबसे पहले नियम बने। इन दोनों के लिए अलग अलग नियम बने। सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग कानून बना और सदर न्यायालय के लिए अलग कानून बना। और यहाँ भी इनको 2 अलग अलग नियम बनाने पड़े।
तब ब्रिटिश सरकार को सोचना पड़ा कि अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि टकराव की स्थिति सही नहीं है, अब इसे मर्ज करने की बात उठने लगी। तो सबसे पहले 1853 में, ध्यान रखिए इस चीज को, 1853 में चार्ल्स वुड के द्वारा 1853 में सबसे पहले क्या किया गया, इनको मर्ज करने का एक विधेयक जो है पेश किया गया। जब ये विधेयक पेश किया गया इनको मर्ज करने का, लेकिन 1857 की क्रांति हुई। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से उखाड़ दिया। उखाड़ने का मतलब यहाँ पर उसकी सत्ता को ब्रिटिश सरकार ने, महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था को समाप्त करके भारत का प्रशासन जो है अपने हाथों में ले लिया। ऐसी अवस्था में 1859 में, चूंकि इनको विलीनीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी, 1859 में दीवानी प्रक्रिया संहिता पास हुआ। और 1861 की हम बात करेंगे तो 1861 में दंड संहिता प्रक्रिया पास हुआ। अब आप समझ ही गए होंगे, 1861 में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछता है भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया, इसमें अगर हम सामने एक वर्ड लगा देंगे तो इंडियन पेनल कोड हो जाएगा। वही इसी दंड संहिता प्रक्रिया के आधार पर आज सारे फैसले होते हैं। आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, इसी का परिवर्तित रूप है। ठीक है, तो 1861 में दंड प्रक्रिया आरंभ हुई और यहीं पर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट है ना, ध्यान रखिएगा, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ। और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ 16 अगस्त, आज 15 है, मतलब कल की तारीख का 16 अगस्त 1861 को। तिथि को भी याद रख सकते हैं, आज 15 है तो आने वाले समय वाला कल की डेट का 16 अगस्त, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सन इंपॉर्टेंट है यहाँ। 16 अगस्त 1861 को इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ 1861 के अधिनियम से। और 14 मई 1862 को, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 14 मई 1862 को। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज बताना रह गया, भारत में इसको भी समझिएगा, है ना। जब कलकत्ता में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, लॉर्ड एलिजा इम्पे इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए थे। एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य न्यायाधीश थे। लॉर्ड एलिजा इम्पे पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा इम्पे थे, जो सहपाठी थे वारेन हेस्टिंग के। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, 14 मई 1862 को इसी आधार पर आपको ये भी समझना पड़ेगा, 14 मई 1862 को कलकत्ता में पहले हाई कोर्ट की स्थापना हुई और 1862 में ही मद्रास में, और 1862 में ही ध्यान रखिएगा बंबई में एक हाई कोर्ट बनाया गया। मतलब 3 प्रेसिडेंसी थे अंग्रेजों के पास, तो तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक हाई कोर्ट बनाया गया। प्रेसिडेंसी में हाई कोर्ट बनाने का बेनिफिट ये था, प्रेसिडेंसी का मतलब पोर्ट, बंदरगाह से व्यापार और सैनिक गतिविधियां आसानी से अच्छे से संचालित होती थी और अंग्रेजों को बेनिफिट था। ठीक है, इसलिए इन तीनों पोर्ट पर एक एक हाई कोर्ट बनाया गया। और उसके बाद 1876 में एक हाई कोर्ट बनाया गया इलाहाबाद में। इलाहाबाद में एक्चुअल में था नहीं, ये पहले आगरा में था, बाद में उसको इलाहाबाद में ट्रांसफर कर दिया गया। इलाहाबाद की एक खंडपीठ जो है वो पोर्ट ब्लेयर में स्थापित थी, आज भी है। ठीक है, इसे भी आप समझिएगा कि आज वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। सबसे अधिक हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। 1862 के अधिनियम से हाई कोर्ट बनाया गया। आगे आने वाले समय में जब भारत आजाद हुआ और उसके नियम बने तो ऐसी अवस्था में हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। इसे हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब आप ये समझ लीजिए आगे अब क्या हुआ। 1862 के बाद परिस्थितियां बदली। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतों के लिए चुनाव हुए।
1937 में एक चुनाव हुआ, प्रांतों के लिए 11 प्रांत थे, 1946 में एक चुनाव हुआ। यानी एक तरह से हम कर सकते हैं, राज्यों के लिए अब हाई कोर्ट तो हो गया, लेकिन पूरे संघ के लिए कहीं ना कहीं एक न्यायालय की आवश्यकता हो गई। ठीक है, ये हाई कोर्ट उन प्रांतों के लिए, 11 प्रांतों के लिए एलिजिबल थे जो ब्रिटिश प्रांत के अधीन थे, तो अब पूरे संघ के लिए एक कोर्ट की आवश्यकता होगी। तब 1935 के अधिनियम में ही एक फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था, और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना दिल्ली में की गई। ठीक है, संघीय न्यायालय जिसे कहा जाता है 1937 में, यानी संघीय न्यायालय जो स्थापित हुआ वो 1937 में जो संघीय न्यायालय स्थापित हुआ था वो था 1937 से लेकर के 1950 तक, है ना। जब सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं बना लिया गया तब तक ये संघीय न्यायालय स्थापित था। 1935 के भारत शासन अधिनियम से एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो कहां पर था, दिल्ली में था, मोरिस ग्वेयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस मोरिस जो ग्वेयर है, मोरिस ग्वेयर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और चौथे क्रम के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया इनके चौथे मुख्य न्यायाधीश थे। आगे 1938 से 37 से लेकर के 50 तक ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, काम करता रहा। ध्यान रखिएगा, इसे हम संघीय न्यायालय कहेंगे, इसे सुप्रीम कोर्ट की संज्ञा नहीं दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं दिया जाएगा। क्यों? कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति का कोई केस चल रहा है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद अगर वो आगे बढ़ना चाहे तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या ऊपर का कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तो लास्ट है ना, सुप्रीम मतलब सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, उसके ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन ये जो फेडरल कोर्ट था, इस फेडरल कोर्ट के ऊपर जा सकते थे। इस फेडरल कोर्ट के खिलाफ लंदन के प्रिवी काउंसिल में, है ना, समझिए इस चीज को, लंदन के प्रिवी काउंसिल में क्या किया जा सकता था, इसके खिलाफ अपील की जा सकती। प्रिवी मतलब प्रीसियस, जो ब्रिटेन के सम्राट थे उनकी एक गुप्त सभा थी, कुछ लोगों का एक समूह था। तो कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर आगे बढ़ना है, जब सुनवाई आपके हिसाब से नहीं हुई, तो इनके समक्ष जो है इसके खिलाफ अपील की जा सकती थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट नाम आकर उसको फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो जब भारत आजाद हो जाता है तो भारत की आजादी के बाद 28 फरवरी, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, सॉरी 28 जनवरी, यानी 26 जनवरी के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, 1950 में स्थापना की गई। हीरालाल जे कानिया स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे। और उसके बाद 1959 में फातिमा बीबी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, इस परीक्षा को क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। फातिमा बीबी जो है, ध्यान रखिएगा, 1959 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हुई। ध्यान रखिएगा, अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, केवल महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी। तो यह है हमारा सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का इतिहास। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी को सुंदर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।